अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में जो डिस्कस किया है वो गैस लॉज डिस्कस किए। आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी डिस्कस किया। ये जो हम अभी तक गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और लॉज पढ़ रहे थे, इन लॉज में एक्चुअली जब हम सचमुच में प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो डेविएशन होता है। हमने तो बोल दिया कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका क्या मतलब है? इसका एक बार ये थ्योरी जो मैं बताने जा रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको समझने के लिए ये बात समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। P इज इनवर्सली रिलेटेड विद V। जैसे मेरे पास कोई वॉल्यूम है 100 लीटर का, कोई वॉल्यूम है और यहां मैंने प्रेशर लगा रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पिस्टन है और 100 लीटर गैस है। ये गैस आपको पता है बहुत कंप्रेस हो सकती है। मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं प्रेशर को 2 गुना कर देता हूं, प्रेशर था P1, P2 जो है मैंने P1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। वॉल्यूम पहले था V1, जो वॉल्यूम V1 था हाफ हो जाएगा V2 V1 का हाफ हो जाएगा। भाई तभी तो PV कांस्टेंट आएगा ना। यहां ये पहले से हम करते आ रहे हैं बात। P इज इक्वल टू K कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V। PV कांस्टेंट तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। अब मैंने क्या किया, यहां पर P1 V1 लिया। P1 कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। V कितना था? 100। टोटल PV कितना आ गया? 100 आ गया। K कांस्टेंट। मैंने प्रेशर डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया। वॉल्यूम कितना हो गया? हाफ, 50 रहेगी। मल्टीप्लीकेशन फिर कांस्टेंट है K। मैंने 4 गुना कर दिया प्रेशर, वॉल्यूम कितना हो गया? 1/4, 25 लीटर। मल्टीप्लीकेशन फिर 100 रहा, इज इक्वल टू K। यहां तक मैं बोल रहा हूं कि बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है पूरी तरह से, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा नहीं होता है। इतना स्मूथ नहीं चलती है ये इक्वेशन जैसे हमने बिल्कुल थ्योरेटिकली सोच लिया। वैसे भी सोच के देख लो। अच्छा, वही एक हमने कंटेनर लिया जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है। जब मैं इस पिस्टन को प्रेस करूंगा तो दब जाएगा, नीचे हो जाएगा। मेरी बात पे ध्यान देना, थोड़ा सा प्रेस करने पर ये ज्यादा दबेगा, मतलब प्रेशर मैंने कम लगाया, वॉल्यूम में रिडक्शन ज्यादा हुआ। फिर मैंने स्टेज 2 लिख दी। स्टेज 2 यहां से ये प्रेस होकर इस कंडीशन पर आ गया, यहां आ गया। ये स्टेज 2 आ गई। मैंने फिर प्रेशराइज किया इसे, वॉल्यूम फिर कम हो गया। प्रेशर अब मुझे थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर मैं वॉल्यूम को रिड्यूस करना चाहता। ठीक है, ये नीचे आ गया। अब जब ये नीचे आ गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर हाई हो गया, तो
एक तीसरी कंडीशन और मैं जज कर सकता हूं, इमेजिन कर सकता हूं। अब यहां गैस ये काफी कंडेंस्ड है, प्रेशर काफी ज्यादा हो गया है, वॉल्यूम काफी कम हो गया है। अब इस स्टेज में जब तक आप बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करोगे तब तक वॉल्यूम में रिडक्शन नहीं आएगा, वॉल्यूम में रिडक्शन कम आएगा, प्रेशर आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। शुरू में जब ये पिस्टन ऊपर था तो आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया और एकदम से रिडक्शन इन वॉल्यूम काफी ज्यादा हो गया। इन बिटवीन भी ऐसा ही कुछ हुआ, आपने प्रेशर लगाया, जितना प्रेशर लगाया उतना वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। लेकिन जब पिस्टन बिल्कुल नीचे आ जाएगा तब आप बहुत ज्यादा प्रेशर जब लगाओगे तब थोड़ा सा रिडक्शन होगा। यानी ये बिल्कुल परफेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होता हमेशा कि मैंने 1 से 2 कर दिया तो ये 100 से 50 हो गया। ऐसा हो सकता है शुरू में मैंने 1 से 2 किया हो, ये 100 से 50 हो गया हो, लेकिन जब मैं 2 से 4 प्रेशर पर पहुंचा तो हो सकता है ये 50 से 40 पे पहुंचे। 4 से जब मैं 5 टाइम 6 टाइम 8 टाइम कर देता हूं तो हो सकता है ये 40 से 30 पे पहुंचे। यानी वॉल्यूम में रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना करके ये जो हम ग्राफ स्मूथ एक लिख रहे थे वो स्मूथ ग्राफ यहां पर नहीं आएगा। प्रैक्टिकली गैसेस के साथ ऐसा होता है। आप वैसे भी सोच लो, उसी एक सिरिंज के बारे में सोचो जो मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं। एक ये सिरिंज ली हमने, सिरिंज वो इंजेक्शन, डॉक्टर वाला इंजेक्शन, इसको यहां से बंद कर दिया पूरी तरह से, इसको इमेजिन कर लिया, बड़ा कर लिया, इसे मल्टीप्लाइड बाई 20 टाइम्स कर लिया अपने इमेजिनेशन में। इसको प्लास्टिक की जगह स्टील की बॉडी कर ली, ये मूवेबल पिस्टन है। शुरू में आप इसे दबा रहे हो, आसानी से दब जाएगा। जब तक यहां आ जाएगा इसके बाद तो आप दबाते रहो, पूरा जोर लगाओगे तो बहुत थोड़ा सा नीचे दबेगा, यानी वॉल्यूम में कमी बहुत कम होगी, रिडक्शन इन वॉल्यूम काफी कम होगा, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, गैस कंप्रेस हो गई है। तो वो जो लॉ हम सोच रहे थे वो इतना स्मूथ लॉ नहीं है, ये रियल लाइफ में ऐसा होता है। जबकि ये जो लॉज दिए गए हैं ये हमने कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, उन चीजों को मानकर हम इन लॉ को बोल सकते हैं कि ये लॉ ट्रू हैं। रियल लाइफ में ये लॉ 100% पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होते, या थोड़ी सी लिमिट तक एप्लीकेबल होते हैं, किसी रेंज तक, प्रेशर की किसी रेंज तक एप्लीकेबल है, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होते। तो कुछ इन लॉज को और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को दिया गया, यानी कुछ पोस्टुलेट मान लिए गए, कुछ बातें मानी गैस के बारे में कि हमें गैस के लिए ये बात माननी पड़ेगी, जबकि एक्चुअली वैसा नहीं है। माइक्रोस्कोपिक मॉडल, गैस का माइक्रोस्कोपिक मॉडल, अभी मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको बात क्लियर होगी, समझ आएगी। हमने प्रेशर के बारे में बोल रखा है कि मॉलिक्यूल आकर के कोलाइड करते हैं, जब ये कोलाइड करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम प्रेशर बोल देते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं तो इस बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलती है। वो गड़बड़ क्या है वो देखने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लेते हैं, यानी कुछ बातें मान लेते हैं, पोस्टुलेट ले लेते हैं, इसीलिए हम इसे थ्योरी बोलते हैं। और इन पार्टिकल के लिए, और ये है सिर्फ गैस के लिए, किसी और के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं वो हम देखते हैं। दिस इज डायनेमिक
पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ डिफरेंट गैसेस। मतलब मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंट के बारे में, उनके कोलिजन के बारे में, उनके वॉल्यूम के बारे में, उनके टेम्परेचर के बारे में, मॉलिक्यूलर लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। जैसे एक बात तो हम ये बोल देते हैं कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो पूरे का नापा जाएगा। हम मॉलिक्यूल की बात नहीं करते उसमें, मॉलिक्यूल का साइज कितना है, क्या है, इंटरेक्शन क्या है, क्या नहीं है। लेकिन अब हम इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंसीडर इसे करेंगे। तो कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए इस थ्योरी के, एजम्पशंस। पोस्टुलेट्स का मतलब एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? पहला एजम्पशन ये है कि हर एक गैस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो बहुत तेजी से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में चलते रहते हैं, कोलाइड करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है, ऑर्डिनरी बात है। ये बात हमें पता थी, गैस में ऐसा होता है। पहला पोस्टुलेट यही है जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर एक गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत तेज वेलोसिटी से चलते रहते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर भी। एक पॉसिबिलिटी है वॉल से टकरा जाएगा। अब ये जो दूसरी बात है, हम अगर वॉल्यूम की बात करते हैं इन पार्टिकल, एक तो पूरा वॉल्यूम है और एक पार्टिकल का वॉल्यूम है। हम क्या बोलते हैं? वेसल का वॉल्यूम। लेकिन इस वॉल्यूम में बीच में कुछ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी आ जाता है। खाली स्पेस के वॉल्यूम यानी गैस के वॉल्यूम की बात के साथ साथ एक्चुअली क्या होना चाहिए था? एक्चुअली होना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, मान लो वी लीटर। एक स्फेयर का वॉल्यूम सपोज करते हैं वी डैश हो गया, ऐसे ऐसे एन मॉलिक्यूल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई एन हो गया। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो गया? वी मल्टीप्लाइड बाई एन। तो खाली स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा? वी माइनस एन वी डैश। ये होना चाहिए था। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। हमने सोचा जो वॉल्यूम इस पूरी गैस का है, गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया। हमने यूं मान लिया कि उसका है ही नहीं कोई वॉल्यूम, मॉलिक्यूल का नेग्लेजेबल है। ठीक है, बात चल भी जाती है, काफी हद तक सही भी रहती है, कभी कभी नहीं भी होती लेकिन सही। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो यही कहती है कि ये एजम्पशन क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जीरो तो नहीं है, लेकिन ना के बराबर इन कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। पूरी गैस का वॉल्यूम अगर 10 लीटर है तो इसके मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम आया, बीच में जो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, उनका हो सकता है 0.00001 लीटर हो, तो 10 लीटर के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल हो। ये बात एज्यूम की गई है। ये बात तब तक तो चल जाएगी जब तक प्रेशर कम है। मतलब मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है। ये बात कब नहीं चलेगी, इस बात को समझने की कोशिश करो। जब मेरे पास एक कोई
मूवेबल पिस्टन वाले सिस्टम में यहां गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर हैं काफी। ठीक है, मैं मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेता हूं। लो प्रेशर है, मैंने प्रेशर हाई कर दिया। हाई करने पर क्या होगा? पिस्टन नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूल की संख्या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूल जो बहुत दूर दूर थे, अब यहां नजदीक आने से वॉल्यूम हो गया कम। ये वाला वॉल्यूम तो काफी कम हो गया। इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का समेशन अब नेग्लिजिबल नहीं होगा बहुत हाई प्रेशर पर। ये वाली जो बात मैंने बोली है, हो सकता है ये बात करेक्ट ना हो बहुत हाई प्रेशर पर, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बात मानी गई है कि वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये बात माननी पड़ेगी, ये पोस्टुलेट है इसका। लेकिन ये बात कब ट्रू नहीं होगी? जब हम बहुत हाई प्रेशर ले लेंगे, हाई प्रेशर पर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम रिड्यूस होने से इनके बीच की खाली जगह कम हो जाएगी। खाली जगह कम हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए, तो अब मैं इसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकता। हमें तो फिलहाल पोस्टुलेट्स की बात करनी है। दो पोस्टुलेट मैंने आपको ये बताए, इसमें पहले अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पहले दो पॉइंट हैं, हर एक गैस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो बहुत हाई वेलोसिटी से हर पॉसिबल डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, हाई वेलोसिटी से। इन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। जैसे हम बोल दें कि पूरी, मान लो पूरे सिटी में जिसमें हम रह रहे हैं, उसके कंपैरिजन में 4-5 लोगों का जो वॉल्यूम है वो तो नेग्लिजिबल होगा। पूरा सिटी है ये, एक डायमेंशन से मान लो, या पूरा एक कोई घर ले लो। सपोज करते हैं कोई एक रूम है, बड़ा रूम है, कोई हॉल है, उस हॉल में 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं क्रिकेट की, 4 बॉल पड़ी हुई हैं, तो इन बॉल्स का वॉल्यूम पूरे कमरे के वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वो बहुत दूर दूर हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं बॉल्स को छोटे डब्बे में रख देता हूं, 1 स्क्वायर फीट के डब्बे में 6-7 क्रिकेट की बॉल रख देता हूं, फिर तो नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो हाई प्रेशर करने पर ये नजदीक नजदीक आ जाएंगे सारे मॉलिक्यूल। तो लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये एज्यूम किया गया है कि मॉलिक्यूल दूर दूर ही हैं। एक और पॉइंट इसमें माना गया, एक पॉइंट क्या माना गया, एज्यूम किया गया कि जो कोलिजन होते हैं, अब जब किसी गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली हाई वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो ये कोलाइड भी कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पर जाकर के, यहां कोलिजन होगा इनमें। कोलिजन में यूजुअली जब जो दो चीजें कोलाइड करती हैं तो उनके एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। ये मान लो एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, दोनों एक दूसरी तरफ से आ रही हैं, आकर के ये कोलाइड कर गई कहीं किसी पोजीशन पर, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। इन कोलिजन्स को परफेक्टली इलास्टिक माना गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोलाइड करेगा और इसकी एनर्जी कहीं वेस्ट हो जाएगी, खराब नहीं जाएगी एनर्जी। टोटल नेट एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। जब इलास्टिसिटी आप जानते होंगे, जब दो मॉलिक्यूल या कोई भी चीज इलास्टिक कोलिजन माने जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है उसने एनर्जी पूरी तरह से लॉस नहीं की है। कोलिजन होने के बाद नेट जो एनर्जी है वो सेम रहनी चाहिए। तो एक एक क्या प्रॉपर्टी मानी गई है इसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक पोस्टुलेट ये माना गया है, गैस मॉलिक्यूल्स
शो इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक होने का क्या मतलब है? टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। एनर्जी ट्रांसफर इसने वॉल्स को नहीं की, प्रेशर लगाया, एनर्जी ट्रांसफर नहीं की। प्रेशर लगाना एक अलग बात है, एनर्जी नहीं दी इस मॉलिक्यूल ने इसको। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड किया तो दूसरे को एनर्जी नहीं दी। कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद की एनर्जी सेम जब रहती है तो ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मींस काइनेटिक एनर्जी नेट, जब एनर्जी में कमी नहीं आई या एनर्जी में बढ़ोतरी नहीं हुई, इंक्रीज नहीं हुई एनर्जी, डिक्रीज एनर्जी जब नहीं हुई है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी में कोलिजन के बाद कोई कमी नहीं आएगी। अदरवाइज कोई आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो इसकी एनर्जी हाफ mv² थी, हाफ mv² से जब इसने ये कोलिजन किया तो कुछ एनर्जी इसको दे दी। जब एनर्जी इसने इसको दे दी तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है ये एज्यूम किया गया है कि जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में या नेट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। देयर इज नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर कोलिजन। कोलिजन अपनी जगह होते रहेंगे, लेकिन क्योंकि कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि मॉलिक्यूल को हमने इलास्टिक कंसीडर किया है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ गई ये बात? इतनी। अगर एनर्जी ट्रांसफर हो भी रही है, इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं हम बात को। मान लो कोलिजन किया तो जितनी एनर्जी में इसमें कमी आई उतनी एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई। एवरेज एनर्जी की बात हो रही है, नेट एनर्जी की बात हो रही है। नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगा। अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये तेजी से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल ये थोड़ा स्लो है, कोलाइड करने के बाद इसने मान लो एनर्जी ट्रांसफर की भी, तो पूरी तरह से ये एनर्जी ट्रांसफर जितनी भी करेगा वो लॉस नहीं होगी कहीं। इस बात का मतलब ये मत निकाल लेना कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहने से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि नेट मिलाकर के कांस्टेंट रहेंगी, प्लस माइनस करके सारी जितनी एनर्जी इसने लॉस की उतनी इसने गेन कर ली, जितनी वेलोसिटी इसकी कम हुई उतनी वेलोसिटी इसकी बढ़ गई। तो नेट मिला के सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात हो रही है। नेट एनर्जी, जो नेट एनर्जी होगी वो सेम रहेगी, नेट काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अगर कभी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कोलिजन होने के बाद एक्सचेंज एनर्जी का होता भी है तो दोनों का रिजल्टेंट एनर्जीज का जितनी कमी आई और जितनी बढ़ोतरी हुई, यानी एनर्जीज का सम, एनर्जीज का एल्जेब्रिक सम बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है मेन बात। तो थर्ड पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? थर्ड पॉइंट इंडिकेट करता है कि नेट कोलिजन इलास्टिक होते हैं। अगर एक शब्द में इसको याद करना है कि इलास्टिक कोलिजन, तो आप ये कहोगे मॉलिक्यूल्स ये परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर किए गए। इलास्टिक होने का मतलब जब कोलिजन होते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होता। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी का ट्रांसफर करता भी है तो नेट रिजल्टेंट एनर्जी का जो आएगा वो पहले जैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक थर्ड पॉइंट ये बताया मैंने। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि जब हम किसी भी सिस्टम में, पॉइंट नंबर 4 में बताने जा रहा हूं आपको, मॉलिक्यूल्स को रखते हैं। यहां मान लो मैंने मॉलिक्यूल्स रखे, मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं।
अब ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, कोलाइड भी करते रहेंगे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। हाई वेलोसिटी से कर रहे हैं, एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। एक ग्रेविटी है जो किसी भी, अगर ये बॉल्स बड़ी होती, ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचती। बॉल तो क्या होगा, मान लो बहुत हल्की वाली भी बॉल मान लो, तो वो कोलाइड कर करके, इलास्टिक भी है तो धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएंगी। गैस के मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता। ये माना गया है कि ग्रेविटी इस पर, इन मॉलिक्यूल्स पर, इतने छोटे मास के, इतने कम मास के, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास तो बहुत कम है, तो ग्रेविटी इनके मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। ये जो मोशन रैंडम कर रहे हैं, यहां से मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, रैंडम कर रहा है। ग्रेविटी का जो अपनी तरफ ये खींच रही है, ग्रेविटी किसी भी आर्टिकल को अपनी तरफ जो खींच रही है, ग्रेविटी का इस मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात मान ली गई है, नेग्लेजेबल है। सचमुच में तो जबकि कुछ ना कुछ तो पड़ता ही होगा, लेकिन हमने मान लिया कि इसे कंसीडर नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, इतना कम है कि हम इसे मेजर नहीं कर पाएंगे। मेजरमेंट इसका, ग्रेविटी का इफेक्ट इन मॉलिक्यूल के मोशन पर नहीं हो पाएगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए टोटल मिलाकर के, जो अभी तक मैंने आपको बताए। पॉइंट नंबर 5, हम जब गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं गैसेस में, आप जानते हो इस बात को। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी कम है। और क्या होता है जब मॉलिक्यूल दो एक दूसरे के क्लोज आए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कई सारे टाइप की हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा है। वैंडरवॉल, डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, ये सब है। अगर गैस के मॉलिक्यूल सेम जगह में, वॉल्यूम वी है, यहां भी वॉल्यूम वी, मॉलिक्यूल ज्यादा कर दिए, अब क्लोज आ जाएंगे, गैस डेंस हो गई, अब प्रेशर हाई हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कम थे, यहां नंबर ऑफ मोल्स हमने बढ़ा दिए, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिए। तो उतनी जगह में, जितनी जगह में एक मॉलिक्यूल आ रहा था, उतनी जगह में अब 10 आएंगे ना, मल्टीप्लाइड बाई 10 मोल्स कर दिए, तो वॉल्यूम सेम रखा हुआ है। तो नजदीक आ गए मॉलिक्यूल, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़नी चाहिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि मॉलिक्यूल अगर गैस स्टेट में है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम नेग्लेजेबल ही काउंट करेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल बहुत नजदीक हैं, चाहे वो दूर हैं, चाहे ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, चाहे कम मॉलिक्यूल, चाहे फोर्सेस वो अट्रैक्टिव हैं, चाहे वो फोर्सेस रिपल्सिव हैं। रिपल्सिव भी तो हो सकते हैं ना इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल गैस का है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, दूसरा मॉलिक्यूल डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव हो गया। अब ये तो इंटरेक्शन होगा दोनों में, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, दूसरे का भी डेल नेगेटिव सामने आ गया इसके डेल पॉजिटिव, तो ये तो रिपल्सिव होगी फोर्स। क्या माना गया है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये बताती है कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस नेग्लेजेबल होती हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस,
बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, चाहे वो हाई प्रेशर पर हैं चाहे लो प्रेशर पर हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हें नेग्लिजिबल माना गया है, जबकि सचमुच में ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि सचमुच में कुछ तो इंटरेक्शन होगा। वीक से ही हमने रियल लाइफ में वीक बोल रखा है, इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसको हमेशा नेग्लिजिबल माना गया है। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। समझ आ गई बात ही? एक और बात बताती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि हम पहले से जानते हैं। किसी भी गैस का प्रेशर मॉलिक्यूल के रेगुलर बम्बार्डमेंट के कारण होता है। मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, रैंडम मोशन हो रहे हैं, ये इधर घूम रहा है, 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 इधर। किसी एक टाइम पर बहुत सारे मॉलिक्यूल आकर के कोलाइड करेंगे, इसके कारण प्रेशर होगा। प्रेशर का जो रीजन होता है, तो सिंपल पॉइंट है, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स। इस गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसी एक टाइम पर एक तो कोलाइड करेगा नहीं। अच्छा, इसे ऐसे समझो, एक वॉल है, सपोज करते हैं, हल्की मान लो, बोर्ड की वॉल मान लो, जो वो एक पार्टीशन लगा होता है, एल्यूमिनियम पार्टीशन या जो भी। एक छोटी बॉल लेते हैं हम, उस पर एक बॉल मारते हैं, कुछ नहीं होगा, यहां लग के वापस आ जाएगी। दो बॉल लेके मारते हैं, दो बॉल थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। अगर ये दोनों इकट्ठी एक साथ टकरा रही, 3 4 5 6, बहुत कम फोर्स है इनकी, हल्के से मारते हैं हम, धीरे से। लेकिन अगर किसी एक टाइम पर इस वॉल पर 1000 बॉल इकट्ठी एक साथ में मार देता, तो एक अकेली बॉल का तो फोर्स या प्रेशर इस पर कम है, लेकिन अगर 1000 है तो वो कम प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो गया ना, हो सकता है ये वॉल गिर जाए। और अगर नहीं भी गिरी तो प्रेशर ज्यादा लगा, हिल तो जाएगी कम से कम। और ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने बोर्ड की वॉल ली है, अगर आप बिल्कुल सचमुच वाली वॉल ले लेते हो, उस पर आयरन की छोटी छोटी गोलियां जो होती हैं, हल्के हल्के मारते हुए, इकट्ठी एक साथ 10,000 मार दी आपने, बिल्कुल हो सकता है गिर जाए। और मोशन पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी ज्यादा है और ज्यादा चांस हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। यही बात यहां पर मानी गई है। ये तो सीधी सीधी बात है, जो प्रेशर जो होता है किसी भी वॉल पर, कंटेनर की वॉल पर, मॉलिक्यूल के कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट की वजह से होता है। अब ये चलते रहते हैं, मूव कर रहे हैं, इधर जाके टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर इधर इधर, या फिर आपस में टकराएगा। ये एक बात कंसीडर की गई है। दूसरी बात क्या मानी गई है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हम रखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैसेस इज सेम। मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हमने लिया, फिक्स टेम्परेचर लिया, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल तेज चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, सबकी मिलाकर के एवरेज। क्या मतलब एवरेज का? मान लो 5 मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ, होंगे नहीं, होंगे तो मिलियन बिलियन। 5 मॉलिक्यूल हैं, एक की वेलोसिटी v1 है, एक की v2 है, v3 है, मास सबका एक ही है, एक ही गैस के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, सबका समीशन कर दिया, फिर एवरेज ले लिया उसका।
डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही, वेलोसिटी अलग अलग होगी। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सब गैसेस की सेम होगी। अब अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि कोई ज्यादा मास वाला मॉलिक्यूल है, हो सकता है उसकी वेलोसिटी कम रहे, तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही हमें रखनी है। मींस इस बात का क्या मतलब हम निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पीड का वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि सबकी बराबर रहेगी स्पीड। अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल की स्पीड एक ही जैसी नहीं है। 100 में से कुछ की जो है वो 30 है स्पीड, 5 की 30 है सपोज करते हैं, 50 की जो है 20 है, बाकी 10 की जो है वो 50 है। 50 की 20 हो गई, 5 की 30 हो गई, और सपोज करते हैं 10 मॉलिक्यूल की हो गई 50। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जब ये आपस में इंटरचेंज करेंगे एनर्जी को, नेट रिजल्टेंट यही रहेगा। इसकी एनर्जी सपोज करते हैं 5 मॉलिक्यूल की 30 थी, 50 मॉलिक्यूल की 20 थी, तो कोलिजन के बाद ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, लेकिन नेट रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी का सेम रहेगा। इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक ही रहना चाहिए। कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल की एनर्जी में चेंज आएगा कि नेट रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी का सेम रहे। इसे बोल रहे हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात है, लेकिन टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, ये बात तो आप पहले से जानते हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecule is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature का मतलब हमें केल्विन में टेम्परेचर को मेजरमेंट करना, ये हम काउंट कर सकते हैं। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं ऐसे जो हम डिसाइड करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। गैसेस के लिए ये एजम्पशंस हैं जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं। ये 8 पॉइंट क्या इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि हम गैस को इस तरह से मान करके ये लॉज जो हमने किए हैं, 4-5 लॉ जो किए हैं, ये वाले रूल फॉलो कराने के बाद फिर ये लॉ फॉलो होंगे। अदरवाइज सचमुच में तो ये लॉ 100% पूरी तरह से फॉलो नहीं होते। थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करते हैं। जितना भी थ्योरी अभी तक पढ़ी है वही थ्योरी अप्लाई करते हुए। क्या क्या थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी है, जैसे बॉयल्स लॉ अभी तक आपने पढ़ा। बॉयल्स लॉ को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। एक तो वो स्टेटमेंट है, अगर आपसे कहा गया डिफाइन बॉयल्स लॉ तो वही लिखोगे। न्यूमेरिकल में जो अप्लाई करोगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेटेड है, ये कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल टू nRT होता है। P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2 हम कह सकते हैं। P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। सेम अमाउंट के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो दोनों के 1 मोल अगर लिए, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो रखनी है 8.3 किलो जूल या जूल पर मोल केल्विन, ये रखोगे। प्रेशर का मेजरमेंट करना है तो आप जानते हो PV इज इक्वल टू nRT होता है। एन की वैल्यू मास ओवर मोलर मास रख दिया मैंने, तो P हो जाता है मास ओवर मोलर मास, V इधर ले आया मैं RT, तो डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा ये M/V, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो जाएगा
molar mass multiplied by P over RT will be equal to density. So density of gas will be equal to molar mass multiplied by P over RT. ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये करा चुका आपको क्लास में. ये प्रेशर हो जाएगा P M मोलर मास, कैपिटल M मोलर मास गैस का हो जाएगा. एक पार्शियल प्रेशर लॉ था, टोटल प्रेशर वाज इक्वल टू जितनी भी गैसेस अवेलेबल हैं P1 प्लस P2 प्लस P3. चार्ल्स लॉ क्या था? V टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो V बाई T कांस्टेंट हो जाता है. तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है. ये लॉज हमने कुछ किए थे, और भी थे इसके अलावा छोटे छोटे लॉज. मेनली ये फॉर्मूला आपको पक्के होने चाहिए जब आप क्वेश्चन करने बैठो. पहले थ्योरी पक्की पढ़ लो, फिर उसके बाद आप जा करके क्वेश्चंस करने शुरू करो. एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको ये कहा गया, पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे. व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 decimeter cube of air at 1 bar of 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेल्सियस. एक प्रेशर गिवन है यहां 1 बार. ठीक है, P1 मैं लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 1 बार हो गया. वॉल्यूम गिवन है V1, शुरू में जो वॉल्यूम है, शुरुआत में जो वॉल्यूम गिवन 500 डेसीमीटर क्यूब हो गया. 500 DM क्यूब लिख लिया. बाद में जो वॉल्यूम, प्रेशर चेंज किया मैंने, पता नहीं कितना किया होगा, वॉल्यूम इतना हो गया. प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया. ये तो सीधा सीधा बॉयल्स लॉ है ना, प्रेशर बढ़ा देते हैं. P2 पता नहीं कितना किया, कि वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब हो गया. सीधा सीधा बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P2 बताना है मुझे. P2 will be equal to P1 V1 over V2. P1 कितना है? 1 बार. V1 कितना है? 500 डेसीमीटर क्यूब. V2 कितना है? 200, 2.5 बार. सीधा सीधा आंसर हो गया. यानी इस प्रेशर पर वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब है. प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो वॉल्यूम कम होगा. वही बढ़ा ही दिया, देखो 2 गुना से ज्यादा, 2.5 गुना कर दिया प्रेशर, 2.5 टाइम्स कर दिया. तो आंसर ये आ जाना चाहिए. बड़ा सीधा सीधा सा हमने ये क्वेश्चन एक किया, आप सोच सकते हो. ये जो किया आपको पता होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करना रैंडमली. लिख लो, क्वेश्चन करते करते दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा गया है. ये बत्ती जलना जरूरी है, लाइट जलेगी. बॉयल्स लॉ लिखा है, जैसे पता हो. कैसे? P पता है, V पता है, P नहीं पता, V पता है. पीवी रिलेशन, पीवी रिलेशन जो होता है बॉयल्स लॉ का रिलेशन होता है. ये कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बड़े सिंपल सिंपल से, आसान आसान से. ए वेसल ऑफ 120 ml, 120 ml का कोई बर्तन है. ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल फिक्स है उसके अंदर. नंबर ऑफ मोल तो कितने भी हो सकते हैं ना, वॉल्यूम अलग चीज है, नंबर ऑफ मोल अलग चीज है. टेम्परेचर दे दिया हमें T, प्रेशर हमें पता है 1.2 बार. गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल. 180 ml के बर्तन में, यानी वॉल्यूम चेंज कर दिया, सीधी सी बात है. टेम्परेचर सेम रखा. व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर? वही सेम.
यानी बॉयल्स लॉ ही अप्लाई हो रहा है ना। हमें प्रेशर पता था इनिशियल 1.2 बार, हमें वॉल्यूम इनिशियल पता था कितना, 120 ml। ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो चेंज हम कर भी नहीं सकते बॉयल्स लॉ में, वही कांस्टेंट रखा हुआ है। हमने वॉल्यूम कर दिया चेंज, दूसरे बर्तन में रख दिया इसे 180 ml में चल रहा है। तो प्रेशर कितना होगा ये बात पूछी गई है। P2 कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। सीधा सा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। P2 बताना है, P1 V1 ओवर V2। P1 है 1.2, P1 है 120 ml, V2 है 180 ml। पॉइंट 4, 0.8, 0.8 बार आना चाहिए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बड़ा सीधा सा, ये पहले क्या किया, सोचा हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। लॉ अप्लाई हो रहा है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये तो सॉल्व कर ही लिया, हो ही गया। तो सिंपल सी कैलकुलेशन भी आसान थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या है इक्वेशन ऑफ स्टेट? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को कहते हैं, या P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2 को भी इक्वेशन ऑफ स्टेट ही हम कहते हैं। शो दैट at a given temperature density of gas is proportional to pressure of gas। क्या प्रूफ करना है हमें? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये प्रूफ करना है, सीधा सा है। क्या है इक्वेशन ऑफ स्टेट? PV इज इक्वल टू एनआरटी। PV इज इक्वल टू एनआरटी है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको चेंज करके? P ओवर RT लिख दिया मैंने, N बाई V। P ओवर RT इधर ले, N बाई V। N बाई V को क्या लिख सकते हैं? मास ओवर मोलर मास। मास बाई वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। ये हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय m, P RT। क्या लिख सकता हूं मैं? D इज इक्वल टू M ओवर RT मल्टीप्लाइड बाय P।
एक किसी गिवन गैस के लिए इसका मोलर मास कांस्टेंट है, फिक्स टेम्परेचर पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट, आर तो होता ही है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया। अगर ये तीनों मैं कांस्टेंट रख देता हूं तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया। वो ही मुझे प्रूफ करना था। प्रोवाइडेड के मैंने टेम्परेचर किसी गिवन गैस के लिए, मोलर मास तो फिक्स होगा ना किसी एक गैस का। अगर CO2 आपने ले लिया तो 44 ही रहेगा, मोलर मास तो चेंज नहीं होगा उसका। ये हमने थ्योरी में किया था कि डेंसिटी जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है तो वॉल्यूम कम होता चला जाता है। वॉल्यूम एंड डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो इसीलिए डी एंड पी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, सीधा सीधा कर सकते हो आप। जो ये किया है बिल्कुल मैंने शॉर्ट में कर दिया, ये वही है एक्सप्लेनेशन इसका। देख सकते हो आप इसको। और देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। At 0 degree Celsius, the density of certain oxide of gas. हाँ ठीक है आदित्य, आप लीव कर सकते हो। At 0 degree Celsius, the density of certain oxide of gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. Density बराबर बराबर दी है। Density किसी गैस के ऑक्साइड की, गैस मान लो G है, ये M है, इसके ऑक्साइड की डेंसिटी दी है, किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। कितने पर? प्रेशर अगर 5 बार है तो। और ये डेंसिटी इस किसी अननोन गैस के ऑक्साइड की, ऑक्साइड गैस है, ये जो गैस है ये ऑक्साइड है, तो क्या होगा? प्रेशर यहां 2 मान लेते हैं, दिया है 2, N2 ही होगा डेफिनेटली। नाइट्रोजन का मतलब मेरा नाइट्रोजन गैस से है, और नाइट्रोजन गैस है तो N2 ही होगा। एलिमेंट थोड़ी लिख रहा हूं मैं यहां। अब ये भी कौन सा मुझे पता है कि MO ही है या MO2 है या MO3 है, जस्ट मैंने बता दिया। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? अब हम इन दोनों की डेंसिटी को इक्वल कंसीडर करते हुए इनमें रिलेशन बताएंगे, इनके मोलर मास में। इस गैस के मोलर मास का, नाइट्रोजन का, और ऑक्साइड के, गैस के ऑक्साइड के मोलर मास का क्या संबंध है आपस में, क्या रिलेशन है। एक डेंसिटी किसके बराबर होती है? डी इज इक्वल टू होता है, अभी हमने लिखा था रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। मोलर मास आर एंड टी ये कांस्टेंट है। D1 गैस 1 ली मैंने, उसकी डेंसिटी, गैस 1 का मोलर मास एंड गैस 1 का प्रेशर। इक्वेशन नंबर 1 बना ली, टेम्परेचर रख रखा है सेम, क्योंकि ये टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं टी की जगह रखने को रख दो, वरना कैंसिल बाद में भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में क्या बना सकता हूं? सेकंड इक्वेशन में मैं लिख सकता हूं D2 इक्वल टू मोलर मास ऑफ 2
यानी नाइट्रोजन का मोलर मास N2 का, प्रेशर 2, RT, टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि इस कंडीशन में टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर एक का 2 बार है, दूसरे का 5 बार है, तब दोनों की डेंसिटी बराबर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? दोनों की डेंसिटी बराबर रखनी चाहिए। डेंसिटी जब मैं बराबर रखूंगा, D1 इक्वल टू D2 एट 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर P1 कितना गिवन है? 2 बार गिवन है। प्रेशर P2 कितना गिवन है? 5 बार गिवन। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का? M2। N2 का होता है मोलर मास 28। इसका निकालना है मुझे, ये पता नहीं है, बस यही तो निकालना है। ये दोनों बराबर रखो। M1 P1 ओवर RT इज इक्वल टू M2 P2 ओवर RT। कैंसिल हो गए RT से RT। M1 मुझे निकालना है, M2 मुझे पता है 28 है, P2 मुझे पता है 5 है, P1 मुझे पता है कि 2 है, एंड यहां मुझे ओवरऑल M को मैंने यहां पर रोक लिया, M1 को मोलर मास निकालने के लिए। ठीक हो गई बात? तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई? 14। 14 मल्टीप्लाइड बाई 5, 70। ये जो गैस थी, इसका ऑक्साइड का मोलर मास, जो भी गैस थी, ये ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, एक कोई एलिमेंट होगा कोई सा, इसका मोलर मास आया 70 ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब यही होता है, एक मोल का मास। हमारा यहां जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 70 ग्राम पर मोल। ये ओवरऑल आंसर। देख लो इसको थोड़ा सा तरीके से, साफ साफ अगर लिखा हुआ देखना चाहते। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये शॉर्टकट ही है, सीधा सीधा, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं, तो समझने के लिए हो गया। चलो, और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। ये होमवर्क आपको करके लाना है अगली क्लास में। नोट करो होमवर्क क्या क्या है।